हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम आपके रूबरू। ख़ास मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब हमारी स्टूडियो में पहली बार आए हैं। वैसे तो ज़ाती तौर पर बहुत मुलाकातें हुई हैं, घर पे भी मुलाकात हुई है, लेकिन आज पहली बार हमारी स्टूडियो में हैं। और आज क्यों मैंने बुलाया ये भी मैं आपको बता दूं। आपने अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड से तकरीबन 5-6 वीडियो देखी हैं, जो अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की तरफ से। अदीब साहब उसके प्रेसिडेंट हैं और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत बहुत लोग, बहुत अहम लोग वहां पर आए और अपनी अपनी बातें रखी। इससे पहले भी तकरीबन कई कॉन्फ्रेंसें कई दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी आप कर चुके हैं, और कोशिश यह है कि किसी तरह से नफ़रत कम हो सके। इस मुल्क में जो नफ़रत बढ़ाने का काम किया गया है वो किसी तरह से कम हो सके और लोगों के बीच में मोहब्बत, प्यार वापस आए, बहाल हो, और ये हर जी शऊर इंसान की ख्वाहिश है। चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद अदीब साहब से। अदीब साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। आप ये बताइए कि ये जो ख़ास किस्म के आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात की जा रही है, देश बचाने की बात की जा रही है, इसमें आप अब तक जो कुछ आपने किया है, चूंकि बहुत लोग इस लाइन पर सोचते तो हैं, लेकिन मुल्क का हाल ऐसा हो गया है कि लोग शायद आपस में डिस्कस करना भी बंद कर दिया है। ऐसे वक्त में जब लोग मुंह नहीं खोल रहे, डर रहे हैं कहीं ईडी से, कहीं किसी से, ऐसे वक्त में जो आप ये कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि अब तक के तजुर्बात से आप पुरुम्मीद हैं, या क्या कुछ आपके तजर्बे क्या कह रहे हैं अब तक, क्योंकि ये एक मिशन है जो आप काम कर रहे हैं। शुक्रिया काज़मी भाई। ये IMCR का आपने जिक्र किया। ये हम लोगों ने ये सोचने के बाद कि कहीं ना कहीं हमारी क़यादत फेल हो गई है और हम लोग मुख्तलिफ दीनी जमातों के पीछे पड़ गए। हमने एक अपील की थी आज से 1.5 साल पहले कि पढ़े लिखे दानिश्वर मुसलमान कहाँ हैं। अब एक वक्त आ गया है कि दानिश्वर मुसलमान सामने आए हैं और उस वक्त ये तय हुआ कि भाई असल लड़ाई क्या है। वो लड़ाई जो है वो सिविल राइट्स की है। हमारे हुकूक छीन लिए गए हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का ताल्लुक क्या है, वो यहाँ के आइन से है। अगर आइन ख़त्म है तो फिर इस मुल्क में हमारी जगह क्या है, क्योंकि यही तो लड़ाई थी। RSS ये कहती है, उसने पहले भी ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ सबको इजाज़त होगी रहने की, लेकिन कुव्वत सिर्फ हिंदुओं के पास रहेगी और मुसलमान को और दूसरी कौमों को राइट नहीं होगा कोई। वो शक्ल आज पैदा हो गई है। अफसोस ये है कि उस कौम को जिससे हमारा ताल्लुक़ है, हम लोग जो यहाँ हैं, हमने जिना को ठुकराया था, पाकिस्तान के तसव्वुर को छोड़ा था और हमने गांधी के उस आइडिया पे सवार किया था कि भाई हम सांझी विरासत में रहेंगे। ये सांझी विरासत जो कौमों का इत्तेहाद नहीं है, बल्कि 2 तहजीबों का इत्तेहाद, संगम है। लेकिन जो आज के हालात हैं उसमें अब ये लग गया है कि जिस तरीके से आइन के पड़क से उड़ रहे हैं, और जब अदलिया और इंतज़ामिया एक होकर सोचने लगे तो फिर कोई क्या करे। इसी मसले पर हम लोगों ने हिंदुस्तान के बहुत जगहों पे, बम्बई में, हैदराबाद में, जयपुर में, गुजरात में, फिर इलाहाबाद में, यूपी में, आजमगढ़ में, बहुत जगहों पर बैठे सर जोड़ के और ये कहा मुसलमानों से कि इत्तेहाद पैदा करो, उन लोगों की मदद करो। IMCR के बारे में मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, नॉन रिलीजियस है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये जमात
मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है जो कि समझता है कि इस मुल्क के आइन के बगैर ये मुल्क ख़त्म है। लेकिन जो इस वक्त सरेदस्त हालात हैं वो ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और हमें ये डर लगता है इस उम्र में आके कहीं हमारे दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि मेरे बुजुर्गों ने गलत फैसला किया था। हम आज 80 साल के होने वाले हैं, चंद महीनों में हो जाएंगे। हम डरते हैं कहीं मरने से पहले मेरे दिल में ख्याल ना आ जाए, क्योंकि आज तक तो हम यही सोचते रहे कि मेरे बुजुर्गों ने सही फैसला किया था। अफसोस और दरअफसोस ये है कि सियासी जमातें वो खुद इस उनके जाल में फंस गई हैं। उनको ये लगने लगा है कि भाई मुसलमान के साथ अगर हम बोले हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। मैं उन लोगों से कहता हूं कि अगर आपकी ये सोच है कि आपका हिंदू वोट कट जाएगा तो मेरे ख्याल से आप अपनी कौम के साथ बदनामी कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मेरा आज भी कहना यह है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका वो उसी सोच का है, आइडिया ऑफ इंडिया जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो चुप है। उसको बोलना चाहिए। जिस तरह का तमाशा अभी 22 जनवरी को हुआ, आप समझते हैं कि क्या सारे हिंदुस्तान का हिंदू खुश था? लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो अब इसकी भी परवाह नहीं कर रही है कि सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। वो इलेक्शन जीतने के लिए सनातन धर्म को भी बदनाम कर रही है। यानी शंकराचार्य, धर्माचार्य, जो उनके दूसरे बुजुर्ग लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये रिलीजन नहीं है, ये एक नया रिलीजन कायम कर दिया गया। इस मुल्क की अब बदनसीबी ये हो गई है कि वो लोग जो समझते हैं कि जितना मुसलमानों से दुश्मनी करोगे उतना ही वोट पाओगे, और ये हो रहा है, हुकूमतें बन रही हैं। तो सोचने का वक्त है। इसी मसले पे जो आपने कल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, ये मुस्लिम प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसमें बोलने वाले प्रशांत भूषण थे, इसमें बोलने वाले अशोक कुमार पांडे थे, इसमें बोलने वाले सरदार हमारे बाबा वहाँ के थे, तो इसमें प्रोफेसर रतन लाल बोले। हमारी ये कोशिश थी और है कि मुसलमानों को अब दानिश्वरों के साथ बैठना चाहिए सर जोड़ के कि हमारी आने वाली नस्ल कैसे रहेगी। अफसोस ये है काज़मी भाई, हमारी कौम ने सोचना बंद कर दिया है। जो कौमें सोचती नहीं है मुस्तकबिल में और माजी में वो खोई रहती हैं, वो ज़मीन के उस आखिरी सतह पर होती हैं जहाँ बहें। बेहिसी का ये आलम हो गया है कि अभी तक तो एक तबका तैयार किया था आरएसएस ने, जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में अपने हिंदू भाइयों को जोड़ दिया था। जो आप दुनिया में कहीं जाइए, मैंने स्पेन में देखा, मैंने सेंट्रल एशिया में देखा, वहाँ 600-500 साल मुस्लिम हुकूमत रही। आज वो इमारतें कायम हैं, वो रखे हुए हैं कि हमारी धरोहर है। सेंट्रल एशिया में 70 साल तक अजान की इजाज़त नहीं थी, आप कलमा नहीं पढ़ सकते थे, अरबी का एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे, लेकिन वो सारी मसाजिदें उन्होंने कायम रखी कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक तरीक़ा पैदा किया गया कि लाल किले से खौफ आ रहा है, ताजमहल से घबराहट है। अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता यहाँ तक पहुँच गए कि साहब अब मस्जिदें भी, उसके नीचे मंदिर निकलने लगे। एक नए हिंदू मजहब को तश्कील दिया गया जहाँ नवरात्रि मंदिर के बजाय मस्जिदों के सामने तलवार लहरा के की जाए। ये मेरा तो नुकसान हो ही रहा है, ये सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। हजारों साल की हमारी तारीख को ये रुस्वा कर रहे हैं, ये पाप किया है। अच्छा अदीब साहब, आपने दो एक बातें जो अब तक कहीं जो जिस पर बात करनी चाहिए। एक तो ये कि हमें डर है कि हमें वो ख्याल ना आ जाए कि हमारे बुजुर्गों ने कोई गलती तो नहीं की थी यहाँ रहने की। एक दूसरी चीज़ भी साथ साथ हो रही है, मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, और जिनका काम झूठ को झूठ कहना था उनको खामोश कर दिया गया है, मीडिया उनके पास है।
अब ऐसी सिचुएशन में जिन बच्चों ने होश संभाला है 2014 के बाद, वो तो इसी को सब कुछ सच समझेंगे, क्योंकि उन्हें ये कुछ बताने वाला नहीं रहा तकरीबन कि नहीं, ये आपको झूठ बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है। तो ये जो एक नया नैरेटिव, नया नॉर्मल बनता चला जा रहा है, जो नफरत की उस सतह तक है कि मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालने की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो 2014 के पहले के हालात को भी जानते हैं, जिस तरह से वो 70 साल मुल्क तकरीबन चला, और अब के हालात को भी जानते हैं, वो क्या कुछ करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम नई नस्लों को भी हम ये नहीं बता पा रहे, या उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो किस धोखे से गुजर करके और किन चीज़ों को वो नॉर्मल समझने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। काज़मी भाई, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि झूठ फैलाया जा रहा है। जी। अगर आप हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की तारीख देखें, यहाँ जितनी भी तहरीकें चली सब झूठ के नाम पर। मुल्क आज़ाद होते ही बाबरी मस्जिद में एक खिलौना एक रख दिया गया कि ये लला है, राम लला, और ये प्रकट हुए झूठ की बुनियाद। जी जी जी, बिल्कुल पहली झूठ। और वो फिजा यहाँ तक आई। फिर जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट आया कि साहब बड़ी बिहार में बड़ा करप्शन है। उस वक्त वहाँ चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल गफूर साहब। अब्दुल गफूर साहब के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो निकम्मे चीफ मिनिस्टर थे, ये थे, लेकिन वो बेईमान नहीं थे। बिहार की तारीख ये बताती है, वहाँ दो ही ईमानदार चीफ मिनिस्टर आए, एक कर्पूरी ठाकुर और एक अब्दुल गफूर। लेकिन मूवमेंट चला और उसमें उस वक्त जनसंघ हुआ करती, और मैं उस मूवमेंट का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। वहाँ कहा क्या जाता था, एक तरफ ये था कि भ्रष्टाचार हो गया, बेईमान है, हटाइए, वो बेईमान है, हटाइए, और नौजवानों को वर्गलाया, हम भी उनके साथ थे, हम उसी मूवमेंट की पैदावार हैं। लेकिन वहाँ जनसंघ क्या कहती थी अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। जनसंघ ये कहती थी कि गाय हमारी माता है, अब्दुल गफूर इसको खाता है। यहाँ से जहन तैयार किया गया झूठ की बुनियाद पर। फिर उसके बाद एक बोफोर्स का किस्सा खड़ा हुआ और वीपी सिंह ने कहा मेरे पास अकाउंट नंबर है, मैं उनके भी करीब था, वहाँ भी गुनहगार हूँ। उस झूठ के सिलसिले में एक तहरीक चली, हुकूमत गिर गई। फिर झूठ के सिस्टम में बोफोर्स के नतीजे में राजीव गांधी की सरकार जी चली गई। जी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, कहा 2G स्कैम हो गया। जी। 1 लाख इतने करोड़ खा लिए गए, 1,75,000 करोड़ जी। और उस झूठ की बुनियाद पर एक नई हुकूमत बन दी गई। और आज की हुकूमत जब है वो मुकम्मल तौर पर झूठ की बुनियाद पर। इस मुल्क की तारीख ये बताती है कि हम सिर्फ झूठ को ही मानते हैं। जहाँ तक ये नौजवान बच्चों की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे चलते हैं। और इनको ये तक नहीं मालूम है, मुझसे तो ये तक कहा गया, एक बड़े करीबी आदमी ने कहा कि भाई, मैंने कहा ये क्या बात है, तुम अपने धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? सनातन धर्म तो एक मिलाप का धर्म है, हमसे ज़्यादा तुम्हारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है कि तुम राम को मानो, तुम कृष्ण को मानो, तुम इंद्र को मानो, तुम किसी को भी मान लो, सबको मान लेते हो, सबको मंदिर में बिठा लेते हो, तो तुमने ये कौन सा मजहब बनाया है नफरत के नाम पर? उनका हमारा नौजवान ये कहता है 500 साल हमारी हिंदू कौम के साथ बड़े मजालिम हुए, अब जाके हमारी कौम बनी है। तो ये झूठ जो है, अच्छा ये नशा इतना ज़्यादा है, ये भी एक सवाल है कि इस हद तक अंधभक्त बना दिया जाए। देखिए, ब्रेन वॉश की कुछ डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, इससे ज़्यादा क्या ब्रेन वॉश हो सकेगा जब गोबर खाने के लिए आदमी तैयार हो जाए, पेशाब पीने के लिए तैयार हो जाए, यानी उसका जो अपर स्टोरी जो काम करना चाहिए फायदे नुकसान की, वो दिमाग उसका बिल्कुल माऊफ कर दिया जाए। अब यहाँ तक ले आए कि उनको कह दिया कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो
वो अवतार है शिव के, जी जी जी। एक नया मजहब बना दिया। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि जो लोगों ने चुप्पी खामोश रखी, और मैं तो अपनी कौम से कहता हूँ कि अगर तुम खौफजदा हो के ऐसे ही सरेंडर करते रहे और कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, तो तुम्हारा जो भी तुम करोगे, तुमने अपनी आने वाली नस्लों को ख़त्म कर दोगे, उस तसव्वुर को ख़त्म कर दोगे जिस पे इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। ये एक यूनिक मुल्क था। मैंने एक IIT में मुझे बच्चों ने बुलाया था। अच्छा, आप इससे बात आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और समझता चलूँ साथ साथ। मुसलमानों की जो इस वक्त एक पिछले कई साल से जो खामोशी जो नज़र आ रही है, उसको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिसिएशन इस मानी में कि आप प्रोवोक नहीं होते, बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंस रहे, आप प्रोवोक हों इसलिए बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, इस हद तक के मॉब लिंचिंग भी हो जाए, उसके बाद भी खामोशी से। अब इसे सब्र कहा जाए, नामर्दी कहा जाए, दूरअंदेशी कहा जाए, मसलहत कहा जाए, इस हालत के बीच से मुसलमान मिनिमम लॉस पर बेहतर रास्ता क्या इख्तियार कर सकता है? हजरत ये एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी बात जो थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को सोचने को। क्योंकि वजह क्या थी कि जब ये मुल्क की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो हम बराबर के शरीक रहे। आज़ादी के बाद हमारी हैसियत उस वक्त तक रही जब तक कि मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई ऐसे लोग मौजूद थे। जी जी। उनके मरने के बाद, नेहरू के जाने के बाद, क्योंकि ये बात आप समझ लें कि कांग्रेस के अंदर शुरू से ही एक तबका था जो कांग्रेसी था, लेकिन तसव्वुर उसका गोडसे का ही था, जी, सावरकर का ही था। मिसाल के तौर पर जो बाबरी मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई, तो आपको तो पता ही है जी जी बिल्कुल कि वहाँ उस वक्त पंत साहब चीफ मिनिस्टर थे और लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर थे, और वहाँ आपके जो सेक्रेटरी थे अक्षय बनमल साहब, उनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने मरण व्रत रख लिया। नेहरू फोन पे फोन करते रहे, टेलीग्राम करते रहे, और ये कहते रहे कि इसको फौरन हटाओ, लेकिन पंत ने और लाल बहादुर शास्त्री ने हटने नहीं दिया। जब अक्षय बनमल मरने लगे तो नेहरू जी ने 3 मूर्ति में बुला के अपने हाथ से और कहा मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा। तो ये अंदर से वहाँ शुरुआत थी, और ये शुरुआत आखिर तक रही, यहाँ तक कि जिनको आज भारत रत्न दिया गया है, जी जी, ये दिल्ली में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह बीजेपी प्राइम मिनिस्टर। जी जी। तो ये अंदर की जो इनकी करंट है वो हमेशा से जुड़ा रहा, आज भी है। जी जी जी। यानी वो नरसिम्हा राव के दौर में जो हुआ। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प बात है, इस चीज में मैं आपसे बता करूं कि इस पूरे करंट में जो कुछ हुआ, हम मुसलमान सरेंडर करते थे, यहाँ तक कि हमारी जो मुस्लिम इलाकों की सीटें थी, जो 100% हिंदुस्तान का मुसलमान झंडे को वोट देता है, वो डेविएट नहीं होता, वो उसूल पे है। हर आज पार्टी को ये एहसास हुआ कि अगर हम अपना हिंदू कैंडिडेट खड़ा करते तो पार्लियामेंट असेंबली पहुंच जाएगा। मुसलमानों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर करते करते कि भाई ठीक है, हमारी मुस्लिम सीट भी तुम लड़ लो और तुम जीत जाओ। ये झगड़ा आज का भी उसी मसले पर है। जी जी जी। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आ गए कि हम मिनिस्टर माइनॉरिटी के बनेंगे। ये लिख दिया गया कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मुसलमानों की, और मुसलमान बड़ा खुश। मैंने हैदराबाद में एक मीटिंग में कहा, जब वहाँ हमारे एक दोस्त साहब को माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया और जश्न में मुझे बुलाया गया, मैंने कहा मैं आज बहुत रंजीदा हूँ, मेरी किस्मत में सिर्फ यही रह गया, क्योंकि अब इसके बाद आप नमाज के मंत्री बनेंगे, ज़कात के मंत्री बनेंगे, और आप खुश होंगे। आपको धीरे 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 करके उस पूरी सतह से निकाल दिया जहां आप हुकूमत चलाते हैं। जो मेन स्ट्रीम, जो हुकूमत के फैसले लेने वाले लोग थे, उन वहां से हटा दिया। आप सोचिए कि इस साझी विरासत में हमने महाराष्ट्र में मुसलमान चीफ मिनिस्टर देखा, हमने बिहार में देखा, अब मुख्तलिफ जगहों में। अब चीफ मिनिस्टर का सवाल ही नहीं है, मंत्री अगर है तो फिर
फिर औकाफ के जी या वो ये- औकाफ या माइनॉरिटी अफेयर्स, तो- और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम- माइनॉरिटी अफेयर्स भी हमने जाते तो हैं। ये एक्सेप्ट कर लिया। जी जी जी। कभी भी हमने इस मुल्क के लिए ये नहीं सोचा था कि हम हाकिम वक्त बनेंगे। हम्म। जब हमने अपनी किश्तियां जलाई थी हम्म। तो इसलिए नहीं जलाई थी कि हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे जी हैं, जी जी। लेकिन ये इसलिए जलाई थी कि हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। जी, जी। मैं पार्लियामेंट के एक वाक़या आपको सुना दूं। जी। हिफ्जुर रहमान साहब पार्लियामेंट के मेंबर थे और एक फसाद हुआ बिहार में। हिफ्जुर रहमान ने ये कहा, हमने तो हिंदुस्तान इसलिए आउट किया था कि जब हम पे वक्त पड़ेगा तो जवाहर बोलेगा। कहाँ है जवाहर? जवाहरलाल नेहरू उसी वक्त पार्लियामेंट में आए और माफी मांगी, मौलाना आप बैठ जाए। हमने तो उस हिंदुस्तान से फॉलो किया था। जी 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 जी। आज हमारा एमपी पार्लियामेंट में गालियां खाता है। जी 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 जी। एक ज़माना था इस 2014 से पहले तक, हम भी जब दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे और लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तानी या दूसरे लोग जो यहाँ के उधर चले गए, वो कहीं यूरोप वगैरह में मिलते थे, तो वो अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उस किस्म की बातें करते थे और हम दिफा करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बाकायदा तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ। लेकिन अब वो कहने की हिम्मत नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हिम्मत नहीं रही। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मौजूदा सियासी हालत में। जो कुछ राहुल गांधी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं और इंडिया अलायंस बना, वो बीच बीच में ज़रा नीतीश कुमार चले गए, उधर ममता बनर्जी ने कह दिया हम तन्हा इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपको इलेक्शन से पहले जो बिल्डअप जो सिचुएशन हो रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा उस पर और आना चाहता हूँ ताकि लोगों को इस वक्त समझने समझाने का वक्त है, गौर करने का वक्त है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी तंजीम ने फैसले किए हैं, वो मैं आपको बता दूं जी। और आपके ज़रिए बहुत से लोग सुन लेंगे। जी जी जी। हम लोग ये चाहते थे कि इंडिया अलायंस जब बना तो ये हुआ कि भाई अभी सेकुलर फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं और इसका खैर मकदम पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किया, बिलखुसूस मुसलमानों ने। को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी कि शायद हम फिर से इस मुल्क के शहरी कहलाएं, बगैर ये कहलाए कि हम आतंकवादी हैं। जी जी जी। ऐसी कुछ उम्मीदें बंधी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जब अपना फैसला किया, मेरे नज़र में वो हमेशा से मशकूक थे। जी जी। हिंदुस्तान में 3 बिल पास किए गए मुसलमानों के खिलाफ, एक ट्रिपल तलाक का, एक एनआरसी का और एक 370। उस वक्त राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी। जी जी जी। और नीतीश कुमार की पार्टी ने वो तीनों बिल पास कराए थे। तो उस वक्त भी हमारी समझ में, आप तो पार्लियामेंट में चूंकि रहे हैं, आप तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपने देखी होंगी। फ्लोर मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है कि कुछ पार्टियां एब्सेंट रह करके सपोर्ट कर देती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से, नाम भी ना आए, गुनाह भी सर ना पड़े और काम हो जाए। तो ये सब चीज़ें तो आपने देखी होंगी। लेकिन अब क्या आप इंडिया अलायंस से जो उम्मीदें बंधी थी वो टूट गई, या इंडिया अलायंस निखर करके बेहतर हो जाएगा? क्या आप कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इंडिया अलायंस को जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि 24 में अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ये सरकार आ गई, अभी तक तो हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी कब्रिस्तान शहीद हो रहे हैं। मोदी साहब ने कहा कि हम एक नया मुल्क बनाएंगे जब हम तीसरी बार आएंगे, तो हमारे पास और तो कुछ देने को है नहीं। नया काल चक्र उन्होंने कहा था, नया काल चक्र शुरू हो रहा है। तो फिर अब उसमें हमसे क्या लेंगे? हमारी गर्दनें, और तो कुछ हमारे पास बचा नहीं है। जी जी। हमारे पर्सनल लॉ पे ज़र्ब दे दी, हमको ये कह दिया कि साहब आप जो है कहीं बाहर नहीं निकलते। हर तरीके की मुसीबतें हैं। जी जी। ऐसी शक्ल में हम लोगों की जो तंजीम है वो फैसला कर रही है और वो इंशाल्लाह करेंगे। कम से कम जहाँ जहाँ ऐसे लोग जैसे नीतीश कुमार हैं, जहाँ ये खड़े होंगे वहाँ हमारी तंजीम जाएगी और एक एक वोटर से भीख मांगेगी। अगर हम 100 वोट भी कम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ मैंने मुल्क के लिए कुछ खिदमत कर, यानी उन लोगों को हरवाने के लिए काम करें। जी। और अगर जयंत चौधरी करते हैं तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े लोग तो नहीं हैं। जी जी।
लेकिन 1500 वोट भी अगर हम कम कर सकते हैं तो हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे। जी जी जी। ये हमारा फैसला है। अब जहाँ तक कि आपने पार्लियामेंट की बात करी, बड़ी दिलचस्प बात सीताराम येचुरी जी ने मुझसे 2-3 दिन पहले करी। उनका भाई हम और तुम बड़े लकी थे कि हम लोग उस दौर में थे जब पार्लियामेंट चलता था, जी जी, जब बहस होती थी। जी जी। और मैं तो वाकई बड़ा खुशनसीब ये था कि मेरे दौर में यानी अरुण जेटली थे, अपोजिशन के थे, लेकिन वो बोलते थे तो लगता था जी जी, कि कोई आदमी बोल रहा है। बिल्कुल। सुषमा स्वराज थी, हमारे शरद पवार जी कुछ शर्म लिहाज थी। जी। अच्छा, उस वक्त ये था कि स्पीकर सुनता था जी जी, और मेंबर बोलता था। अब मेंबर चुप है, स्पीकर बोलता है। जी जी जी। और अगर आप बोले तो आपको निकाल दिया जाए। और वो ट्रेजरी बेंच की तरफ नजर रखता है कि मुझे क्या करना है। नहीं, बस अब या तो ट्रेजरी बेंच बोलेगी जी जी जी, या चेयरमैन बोलेगा। जी जी जी। तो जब ये शक्ल हो तो उसको पार्लियामेंट कहना, 100 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड कर देना, ये मतलब ये शायद दुनिया की डेमोक्रेसी में, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। और बड़े फख्र से कहते हैं जी 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 कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मैंने ये सवाल किया बहुत लोगों से, जवाब किसी ने नहीं दिया कि भाई ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ। हिंदुस्तान में तो हमेशा राजाओं महाराजाओं की हुकूमतें रही, डेमोक्रेसी आई कहाँ से? डेमोक्रेसी का तस्वुर तो 1923 में जी कलकत्ता के सेशन में आया, जब गांधी ने कहा कि हर इंसान वोट देगा जी जी जी, और उसका हक होगा बराबरी का। तो उस वक्त जिन्ना साहब जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे, और एनी बेसेंट जी जी जी, और सिद्धार्थ शंकर रे के नाना राय, जी जी जी, ये तीनों छोड़ के भाग गए। अरे क्या ये करीब लोग। अच्छा, मैं अब आखिर में मुख्तसर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए और आम तौर पर जो सेकुलरिज्म पे आज भी यकीन रखते हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले वो क्या करें? कोई लाए अमल, कोई जहन में आपने कभी कुछ सोचा होगा? अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रहेगा। मैं सिर्फ यूपी और बिहार पे कंसंट्रेट अगर करूं, और अगर वहाँ का मुसलमान संजीदा हो जाए, क्योंकि कम से कम 20 सीटें ऐसी यूपी में और 20 सीटें बिहार में हैं जहां मुसलमान 40% से ज़्यादा है। जी जी जी। अगर वो मुत्तहिद होकर वोट डाले और सेकुलर हिंदुओं का 10% वोट मिले तो हम 40 सीटें कम कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम मुसलमान गांधी को तलाश कर रहे हैं, हमें गांधी मिल नहीं रहा है। जी जी जी। और हम इस वक्त अगर इस मुल्क को बचाना है तो उस कमिटमेंट का हिंदू आना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का वक्त नहीं है, मुल्क को बचाने का वक्त है। जी जी जी। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इसलिए हो रही, जो सिक्योर सीटें हैं वो हम लड़ लें, हमारा एमपी बन जाए। जी जी जी। और चाहे वो अलायंस सत्यानाश हो जाए। मुझे इस वक्त एक बात याद आ रही है। जी, एक बात आपसे बताऊं। ममता बनर्जी ने ये बात कही कि मैं सब लड़ूंगी लेकिन अलायंस में रहूंगी, खैर मतलब है। मैं समझता हूं कि अपनी कंपल्शन है, लेकिन वो कमिटमेंट कायम है। और शायद नीतीश कुमार या ये जयंत चौधरी अगर ये कहते कि साहब मैं इनसे नाराज हूँ, मेरी बेइज्जती करी, मुझे चेयरमैन नहीं बनाया, मैं तो साहब अकेले लड़ूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तो सर आंखों पे थे। जी जी जी। और अगर जयंत को तकलीफ थी तो सर आंखों पे थे। लेकिन इसका मतलब ये शो कर दिया कि ये सब बगला बकत है, ये सब अपनी जात के लिए जिंदा है। जी जी जी। इनको इस मुल्क की परवाह नहीं। मैं आपसे सच कहता हूँ काज़मी भाई, इस मुल्क की अगर कुछ परवाह सबसे ज्यादा कोई करता है तो इस मुल्क का मुसलमान करता है। जी जी जी। वो आज भी कर रहा है। बेशक बेशक बेशक। और अब आपके चैनल के जरिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि चुप्पी छोड़ दो, इस मुल्क को बचा लो। जी। और बेशक नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा, सबसे बड़ी तादाद। जिस वक्त नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके गए थे, उस वक्त मैंने
किसी इसी तरह से इंटरव्यू में एक खदशा जाहिर किया था कि ऐसा तो नहीं है बीजेपी ने ही इनको भेजा हो अपोजिशन का खेल खराब करने के लिए। तो वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे वक्त पर वो गए और ऐसा लग रहा था कि शायद वही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कभी कभी डिस्कस हो रहे थे, कभी कभी कन्वीनर वो रहेंगे इंडिया अलायंस के, और वो अचानक गए। तो वो शक जो था, मुझे लगता है वो शायद वो ठीक था। मैंने तो मेरे बड़े बुरे तजुर्बे हैं हाँ, स्टूडेंट लाइफ में, और जब ये इमरजेंसी लगी तो जॉर्ज फर्नांडिस मेरे हीरो थे, राजनारायण के साथ हम थे। जी। और उस वक्त के सारे लोग हमको हमारी किस्मत के हवाले करके हमसे फ़ायदा लेके भागते गए, पासवान से लेके सब। जी। और नीतीश कुमार तो बहुत शातिर पहले के प्लेयर थे, ये कभी बहुत बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन इनको हम मुसलमानों ने सपोर्ट किया। जी। सिर्फ एक शख्स जिसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ वो लालू प्रसाद यादव। जी। जब वो जेल गए थे तो मैं सबसे पहले उनसे जेल मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि लालू जी आप बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, मुझे नहीं मालूम, बहुत अच्छे रेलवे मिनिस्टर थे, नहीं मालूम। और मैंने उनका आप कैसे आ गए? मैंने कहा मैं ये कहने आया हूँ आप वाहिद आदमी हैं जिसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आइडियोलॉजी। हम मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है। मुलायम सिंह ने जब बाबरी मस्जिद गिरी तो अपना कंधा दिया था हमें रोने के लिए, हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको सेंट्रल लीडर बनाया। हम जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेंगे। आप यकीन करें आदमी भाई, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे कोई और लीडर ऐसा दिखता नहीं। जी। राहुल गांधी की जो ये न्याय यात्रा है और जो पहले भारत जोड़ो यात्रा है, उसे आप कैसे देखते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या। देखिए राहुल गांधी एक पहला, हालांकि मैं उनके बड़े शदीद मुखालिफों में था जब वो आए थे। उन्होंने कांग्रेस में किए, अपने तजुर्बे किए, लेकिन ये राहुल गांधी कुछ दूसरा राहुल गांधी निकला, ये जमीन से निकला। ये 10 अकबर रोड का लीडर नहीं है, ये जमीन से निकला। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप क्या करेंगे जब राहुल गांधी पहला आदमी था जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेड ऑन लिया। जी। तो मैंने एक बयान दिया कि इंदिरा गांधी के बाद और जवाहरलाल नेहरू के बाद उस खानदान का पहला आदमी है जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेड ऑन लिया। जी। 2 दिन के बाद कमलनाथ साहब का बयान आया, मध्य प्रदेश जा रहे थे ये इलेक्शन में, उनका ये शिव भक्त है और ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो फिर मैंने दूसरा बयान दिया और मैंने कहा कि ये क्रिश्चियन माँ और पारसी बाप के बेटे ये कैसे ब्राह्मण हो गए, और ये कहाँ के ब्राह्मण हो गए? इनको ज़रूरत थी बताने के लिए कि इनके रगों में जवाहरलाल नेहरू का खून बह रहा है, इनकी रगों में राजीव गांधी का खून बह रहा है, ये ज़रूरत थी? तो अहमद पटेल साहब ने रात मुझे बोला, अरे अजीब भाई क्या करते हो, क्या बोल देते हो? मैंने कहा यही तबाही मचाई। तो कांग्रेस के अंदर वो अकेला काम कर रहा है। जी। लेकिन उसके लोग किस हद तक जाएंगे? कांग्रेस को चाहिए था, अभी मैं चंद दिन पहले, 1 महीना पहले खड़गे साहब से मिला था, बुलाया था। उन्होंने कहा पुराने आदमी खफा रहते हैं। मैंने कहा इसका तज्जिया आप खुद करिए, हम क्यों रहते हैं? जी। हम किसको माने? राहुल गांधी को माने या कमलनाथ को माने? जी। बिल्कुल। ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि पार्टी में वो कोहेजन जो होना चाहिए वो नहीं है। मैंने अक्सर कई बार अपने दर्शकों को बताया कि राहुल गांधी की इस पैदल यात्रा से ये तो महसूस होता है कि कम से कम झूठा लीडर इतना पैदल नहीं चल सकता। बिल्कुल। फोटो अपॉर्चुनिटी करके और निकल लेते हैं, हवाई जहाज से लोग उड़ जाते हैं, लेकिन वो आदमी पैदल चल रहा है, उसमें सीरियसनेस है। कुल कांग्रेस पार्टी में और अपोजिशन में अगर इस तरह के कुछ सीरियस किस्म के लीडर्स हों तो शायद मुल्क के लिए कोई बेहतर रास्ता बन सके। राहुल गांधी की कोशिश 100+ कांग्रेस को ली आती है जी, तो बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। जी। और उसके लिए राहुल गांधी जो काम कर रहा है, जी। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस 100+ वोट अगर ले आती है तो फिर ये 200 के आसपास रह जाएंगे। जी। और सरकार
अगर बीजेपी की बनेगी तो मोदी नहीं आएगा। जी 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 जी। और मुझे लगता है कि राहुल की वो कोशिश जो कर्नाटक में नतीजा भी नज़र आया, 100 तक तो शायद पहुंच जाए, ऐसी हमें उम्मीद की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने हमें वक्त दिया। कई पहलुओं पर बात हुई, आपके इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की एक्टिविटीज़ पर और मुल्क की सियासत पर, किस तरफ सियासत जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।